Thank you, Astos ji. So, this session mostly I will be talking in Hindi combined with English because many people in the audience might be comfortable with Hindi as well. तो और मैं इस टॉपिक को काफ़ी नॉन टेक्निकल वे में ज़्यादा बात करूँगा सो दैट कि मैक्सिमम लोग इसको इंट्यूटिवली समझ सकें rather than making it very complex and technical. तो जैसा हम लोग जानते हैं स्टैटिस्टिक्स ऑलमोस्ट एवरी फील्ड में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो सोशल साइंसेस हो या फिर पॉलिटिक्स हो या फिर फाइनेंस हो या फिर एजुकेशन हो, किसी भी, या बिजनेस हो, एवरीवेयर, या मेडिकल साइंसेस हो, हर जगह स्टैटिस्टिक्स का बहुत बड़ा रोल, बहुत वाइटल रोल है। पॉलिसी मेकिंग हो, जो डिसीजन मेकिंग होती है गवर्नमेंट में, हर जगह स्टैटिस्टिक्स का बहुत बड़ा रोल है और बहुत सारे क्रिटिकल डिसीजंस इस पे डिपेंडेंट होते हैं। तो मैं जस्ट इसे एक बहुत ही नॉन टेक्निकल वे में कुछ कॉन्सेप्ट्स, स्टैटिस्टिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैं बताना चाहूँगा कि आखिर क्या है स्टैटिस्टिक्स। बेसिकली स्टैटिस्टिक्स एक कलेक्टिव सेट ऑफ डेटा से इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है यूजिंग वेरियस टूल्स। डेटा क्या है? तो डेटा इज लाइक ए फैक्ट, इट्स अ फैक्ट जो क्वालिटेटिव भी हो सकता है, क्वांटिटेटिव भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्लास है, तो एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उसके मार्क्स हैं, ये सब क्या है? ये सब एक डेटा है। और ये डेटा अनऑर्गेनाइज्ड भी हो सकता है और ऑर्गेनाइज्ड भी हो सकता है। जैसे सपोज बहुत सारे स्टूडेंट्स के नाम हैं, नेम्स हैं, बहुत सारे मार्क्स हैं, लेकिन वो अनऑर्गेनाइज्ड है, एक रॉ डेटा है। तो वो डेटा है लेकिन वो अनऑर्गेनाइज्ड है। जब उस डेटा को हम लोग ऑर्गेनाइज कर देते हैं, जैसे एक टेबल बना दिए, तो क्या कर सकते हैं कि उससे हम लोग कोई कुछ इंफॉर्मेशन डिडक्ट कर सकते हैं। तो डेटा को जब ऑर्गेनाइज करके एक प्रॉपर वे में लिख देते हैं, तो वो उससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट हो सकता है। और फिर जब इंफॉर्मेशन, बहुत सारे इंफॉर्मेशन को एक्वायर करते हैं, तो वो नॉलेज हो जाता है। और जब नॉलेज होने के बावजूद उसे कैसे अप्लाई करना है, किस, सपोज कहा जाता है कि जैसे जिसे विजडम बोलते हैं, कि उस नॉलेज को किस जगह पे अप्लाई, नॉलेज रहते हुए भी कहाँ कैसे अप्लाई करना है, नहीं करना है, कब करना सही होगा, वो विजडम कहते हैं। तो कहने का सेंस है कि स्टैटिस्टिक्स मेजरली डेटा से इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है अलग अलग टूल्स के थ्रू। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल कॉन्सेप्ट है एवरेज। एवरेज हम लोग बहुत ही रेगुलर यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, कि क्या एवरेज होगा, क्या सपोज इस क्लास का स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स क्या है, या फिर एवरेज हाइट क्या है, लोगों का एवरेज हाइट क्या है, या फिर बहुत सारे चीज़ों में हम लोग एवरेज यूज करते हैं। एक एवरेज क्या शो करता है कि एवरेज एक पर्टिकुलर जो पॉपुलेशन है उसके बारे में एक तरह का स्टैटिस्टिक्स है, जिससे एक आइडिया लगता है कि आखिर इस पॉपुलेशन का ये फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक है, वो डिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। फिर एक स्टैंडर्ड डिविएशन भी होता है, वो बेसिकली शो करता है कि जो डेटा है अपने मीन से, मीन्स एवरेज से कितना हैपाजार्ड है, क्योंकि जो एवरेज है उससे सारे डेटा तो एवरेज ही नहीं होंगे, कुछ इधर कुछ पॉजिटिव वे में ज़्यादा होंगे, कुछ निगेटिव में होंगे। तो रफली स्टैंडर्ड डिविएशन से ये फिगर आउट कर पता चलता है कि कितना वेरिएशन है डेटा में मीन से। मैं रफली बात कर रहा हूँ एक इंट्यूटिव फीलिंग लाने के लिए। तो जबकि एवरेज बहुत ही मिसलीडिंग स्टैटिस्टिक्स हो जाता है रियल लाइफ में, खासकर खासकर जहाँ पे क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग होती है, ह्यूमन अफेयर्स है, फाइनेंस है। क्योंकि एवरेज क्या होता है कि एक आउटलायर से बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने पिछले सेशन में भी बोला था कि अगर मैं बोलूँ कि एक एक ग्रुप ऑफ 100 पीपल हैं और उसका एवरेज इनकम क्या है या एवरेज वेल्थ क्या है, तो बोलेंगे एवरेज इतना है। तो एक फुल की सपोज एवरेज आ गया कि सबका सपोज फॉर एग्जांपल $1 लाख मिलियन है, सॉरी $1 लाख है।
तो उससे एक फील आ गया कि चलो $1 लाख एक एवरेज इनकम है पूरे ग्रुप का, 100 लोगों का। एक फील गुड आ गया कि बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे हम लोग डीपर जाते हैं तो फिर पता चलता है कि नहीं, एवरेज काफ़ी मिसलीडिंग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम उस एवरेज में एक बहुत ही गरीब लोगों की संख्या अगर सपोज कि 90 लोग हैं, 95 लोग काफ़ी लोअर इनकम ग्रुप है, और एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, दोनों को अगर कंबाइन कर दिए हैं तब हम एवरेज निकाल रहे हैं, तो वो एवरेज मिसलीडिंग है, क्योंकि वो आउटलायर के कारण वो बायस्ड हो जा रहा है। जो इंडस्ट्रियलिस्ट का वेल्थ है उससे बायस्ड हो गया हुआ एवरेज। तो एवरेज फिगर काफ़ी मिसलीडिंग होता है। इसलिए एक जोक भी है कि एक स्टैटिस्टिशियन एक बार जा रहा था वो नदी में, तो बोला कि इस नदी का डेप्थ कितना है। एवरेज डेप्थ 4 फीट है। नदी नहीं, पोखर या कुछ भी था। 4 फीट उसका एवरेज, 4 मीटर उसका, सॉरी 4 फीट उसका एवरेज डेप्थ है, और मेरी हाइट तो 6 है, तो मैं नहीं डूबूंगा। और वो गया और वो डूब गया। तो इस पे एक जोक भी है, क्यों? क्योंकि उसने तो एवरेज लेके चला था, जबकि उसमें एक ऐसा पॉइंट भी था जो 8 फीट गहरा भी था, जिसको कैलकुलेट करते हुए एवरेज चाह रहा था। एवरेज, मैं इसलिए ये बोलना चाह रहा हूँ कि एवरेज को जब भी हम लोग डे टू डे लाइफ में एनालिसिस करते हैं तो बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है कि आखिर वो एवरेज में कहीं कोई आउटलायर तो नहीं छिपा हुआ है। और क्योंकि बहुत सारे इंफॉर्मेशन लोग हाइड करते हैं, एवरेज एवरेज तो बता दिए, लेकिन पता चलेगा कुछ आउटलायर्स से मैनिपुलेटेड रहता है, जिससे बायस्ड हो जाता है। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो, अब जैसे इससे पहले मैं थोड़ा रैंडम वेरिएबल का, रैंडमनेस पे बहुत बात हो रही थी, तो रैंडम को थोड़ा सा मैं ब्रीफली डील कर लूँ कि रैंडमनेस, जो जनरल रैंडमनेस होता है वो होता है कि समथिंग जिसमें आप एक ऑर्डर लैक कर रहे हैं, एक ऑर्डर या एक उसमें लैक ऑफ ऑर्डर है, लैक ऑफ पैटर्न है, उसको आप जनरली रैंडम बोलते हैं। लेकिन अगर टेक्निकली जाएंगे तो वो इंट्रोपी से भी कैलकुलेशन होता है, उसका इंट्रोपी से भी रैंडमनेस का कैलकुलेशन होता है इन टेक्निकल टर्म्स। लेकिन मैथमेटिक्स में रैंडम वेरिएबल जो है ना, वो उसका प्रॉपर डेफिनेशन है कि सपोज एक सैंपल स्पेस है जिसमें बहुत सारी प्रोबेबिलिटी है। जैसे मान सपोज कि एक एक पॉइंट को हम लोग टॉस कर रहे हैं, एक हेड है और एक टेल है, ये एक सैंपल स्पेस है। अब उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, हेड्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, टेल्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो कहने का सेंस है कि रैंडम वेरिएबल में एक सैंपल स्पेस होता है जिसमें पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, और उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है वो डिटर्मिनिस्टिक नहीं होता है कि ये फिक्स नहीं है, उसकी एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि उसके क्या चांसेज हैं, उसके एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, तो हम बोलते हैं ये रैंडम वेरिएबल है। इस रैंडम वेरिएबल की, ये रैंडम वेरिएबल है और इसकी ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसका। तो कहने का सेंस ये है, मैं बहुत ही नॉन टेक्निकल वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चूंकि रैंडमनेस स्टैटिस्टिक्स का और रियल लाइफ में भी बहुत बहुत रोल प्ले करता है। एक सबसे जो स्टैटिस्टिकल टूल्स जो यूज होते हैं वो सैंपल बेस्ड होते हैं। क्योंकि जैसे आप देखें कि अभी एग्जिट पोल निकला, या फिर मेडिकल एनालिसिस करते हैं कोविड के समय में, या फिर वैक्सीन बनाते हैं, तो क्या करते हैं कि एक सैंपल लेना होता है हमें। मैं बता रहा हूँ कि स्टैटिस्टिक्स एक्चुअली बेसिकली क्या करता है। एक सैंपल इसने उठाया, वो सैंपल ज़्यादा इफेक्टिव होने के लिए, वो जो सैंपल आप उठा रहे हैं वो पॉपुलेशन का एक ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं इंडिया का सैंपल उठा रहा हूँ, पूरे इंडिया का फॉर एग्जांपल, अब इंडिया में मैं जाके केवल एक कहीं, पूरे इंडिया से मुझे सपोज 1,000 लोगों का सैंपल लेना है सपोज, और मैं 1,000 जाके केवल एक पर्टिकुलर स्टेट से ले लूंगा, या महाराष्ट्र से या गोवा से कहीं, तो वो एक ट्रू सैंपल नहीं होगा। सैंपल एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, जिससे कि जो एक पूरे पॉपुलेशन को एक ट्रूली रिप्रेजेंट कर रहा हो, जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंटेटिव हों एक सही मायने में। ये ऐसा ट्राई किया जाता है। इसके टेस्ट होते हैं बाद में कि वो कितना सैंपल कितना इफेक्टिव था, वो तो बाद में टेस्ट होगा। लेकिन शुरू में जब हम लोग एनालिसिस करते हैं तो वो, जब जब हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए सैंपल लेते हैं, तो ये माइंड में रखते हैं कि वो एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए जिसमें कि ट्रू चीज को फोकस करे।
तो हम लोग एक सपोज की जैसे मेन भी हैं, वुमेन भी हैं, बच्चे भी हों, ओल्ड एज के भी लोग हों, अलग अलग एरिया से हों, उस तरीके से एक सैंपल लिया सपोज। उस सैंपल को लेने के बाद हम लोग एनालिसिस करते हैं कि आखिर ये सैंपल से जो इन्फॉर्मेशन निकल रहा है, क्योंकि दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि आप पूरे पॉपुलेशन का, जैसे सपोज अगर एग्जिट पोल ही ले रहे हैं या फिर वैक्सीन ही टेस्ट करें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अब एक ही बार में हम पूरे इंडिया के पॉपुलेशन को वैक्सीन लगा देंगे कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो कुछ लोगों का एक सैंपल ले लिए, उस पर टेस्ट करके देखें कैसा हो रहा है, फिर अगर अच्छा हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है उस पर फिर एनालिसिस किए कि अगर अच्छा हो रहा है तो फिर उसे एक लार्जर सैंपल पे लेके देखेंगे, तो उससे बड़ा सैंपल है, और उससे भी अगर काम कर रहा है तो और उससे भी बड़ा सैंपल पे करेंगे। तो ये इसे इसे एक स्टेप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है। अब इसमें रैंडमनेस का एक बहुत बड़ा रोल है, इस पर मैं बाद में आऊंगा कि आखिर क्यों रैंडमाइज्ड सैंपल का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। स्टैटिस्टिक्स में जनरली बहुत सारे बायसेस रहते हैं। जैसे मैंने बोला कि अगर मैं बोलूं कि 1000 लोगों को चूज करना है, तो आप अगर किसी भी आदमी को दोगे तो बहुत ही कहीं ना कहीं ह्यूमन बायसनेस आ जाता है उस सैंपल को सैंपल क्रिएट करने में, डिजाइन करने में। उस बायसनेस को हटाने के लिए रैंडमनेस का यूज किया जाता है, रैंडमाइज्ड सैंपल का यूज किया जाता है। अब रैंडमाइज्ड सैंपल भी जो है वो भी काफी टेक्निकल वर्ड है। जॉन वॉन न्यूमन एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, उन्होंने बोला कि, मैं इस पे आता हूँ बाद में। तो रैंडमाइज सैंपल में क्या होता है कि जो मैथमेटिकली वे में जो रैंडमाइज सैंपल निकाल, जैसे जो कंप्यूटर जनरेट करता है, क्योंकि ह्यूमन में बहुत सारे बायसनेस हो जाएंगे, तो कंप्यूटर जनरेटेड रैंडमनेस रहता है, इसमें सर्टेन एल्गोरिदम फॉलो किया जाता है। रैंडम नंबर नंबर जनरेटर्स बोलते हैं उसको, उसका फाइनेंस वगैरह में भी काफ़ी यूज होता है। उस कंप्यूटर जनरेटेड एल्गोरिदम से, जो बेसिकली क्रिप्टोग्राफी और नंबर थ्योरी, नंबर से रिलेटेड वो मैथमेटिक्स होता है पूरा, जैसे प्राइम नंबर होता है मैथमेटिक्स में, तो प्राइम नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन में भी रैंडमनेस रहता है। इसे पता नहीं कि वो अगला प्राइम नंबर कब होगा, थोड़ा रैंडमनेस। तो मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही नंबर, वेरियस फॉर्म्स ऑफ नंबर्स होते हैं जहाँ पे रैंडमनेस है उसमें, नंबर थ्योरी में। तो उसका यूज किया जाता है इसमें, उस एल्गोरिदम को बनाने के लिए जिससे हम लोग रैंडम नंबर जनरेट करते हैं। हम लोग एज्यूम करते हैं कि वो रैंडम है, लेकिन मैं इसलिए बोला था जॉन वॉन न्यूमन जो वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ मैथमेटिशियन थे अपने टाइम को, उन्होंने बोला था कि एनी नंबर जनरेटेड यूजिंग एनी रैंडम नंबर सीक्वेंस जनरेटेड यूजिंग अरिथमेटिकल ऑपरेशंस इज एन स्टेट ऑफ सिंक। कहने का सेंस है कि आप कोई भी अगर मैथमेटिकल इक्वेशन से अगर आप रैंडम नंबर जनरेट कर रहे हैं, अरिथमेटिकल ऑपरेशन से अगर आप रैंडम नंबर जनरेट करें, तो वो रियली में रैंडम नंबर नहीं है। आपको लग रहा है रैंडम, लेकिन वो ट्रूली रैंडम नंबर नहीं है। तो फिर स्यूडो रैंडम नंबर्स के भी कॉन्सेप्ट आते हैं बहुत सारे, लेकिन हमारे पास लिमिटेशंस है नेचुरली भी। अब जैसे अगर डीपर लेवल में जाएंगे तो रेडियो एक्टिव डिके होता है, जो फिजिक्स वगैरह में, तो वहां से भी रैंडमनेस के नंबर्स जनरेट किए जाते हैं प्रैक्टिकली। बहुत सारे सोर्सेज हैं। मेरे कहने का सेंस है था ये कि ऐसे कंप्यूटर जनरेटेड नंबर्स होते हैं, उस रैंडम नंबर्स जनरेटेड के बेसिस पे हम लोग रैंडम सैम्पलिंग डिजाइन करने की कोशिश करते हैं स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग करने के लिए। और रैंडमनेस का इतना इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि उस बायसनेस को हटाने के लिए बहुत सारे टेस्ट हो चुके हैं, लेकिन रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल बोलते हैं उसे, आरसीटी बोलते हैं उसे, एक गोल्ड स्टैंडर्ड माना गया है हर जगह कि ये सही रिप्रेजेंटेशन होता है एक डेटा को एनालाइज करने का। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम लोग मिसलीडिंग हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दो चीज़ों के बीच में अगर रिलेशन निकालना है, फॉर एग्जांपल कि अगर अगर स्टैटिस्टिक्स का एक ये लिमिटेशन भी है, अगर किसी भी दो रैंडमली आप दो सेट ऑफ डेटा लो और उसके बीच में आप रिलेशन निकालो, कोरिलेशन जिसे बोलते हैं, कि क्या अगर एक बढ़ रहा है तो क्या दूसरा बढ़ रहा है, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे जो जो हमारे लॉजिक में नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम निकालें कि लोग एक कंट्री में लोग कितने चॉकलेट खाते हैं और कितने नोबेल प्राइज विनर होते हैं, तो अगर ये रैंडमली डेटा को भी अगर आप
स्टैटिस्टिक्स में रिलेशन निकालने की कोशिश करोगे तो वहां भी कुछ ना कुछ रिलेशन निकल जाएगा। आप बोलोगे जहाँ ज्यादा चॉकलेट खाते हैं वहाँ ज्यादा नोबेल प्राइज होते हैं, जबकि ये कॉमन सेंस की बात ही नहीं किया कि चॉकलेट खाने का क्या नोबेल प्राइज विनर से कनेक्शन। तो स्टैटिस्टिक्स का ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है कि जो लिमिटेशन है यहाँ पे कि हम लोग किसी भी डेटा के बीच में जो रिलेशन पैटर्न खोजने की कोशिश करते हैं वो पैटर्न अक्सर स्पूरियस हो जाता है, स्पूरियस हो जाता है जिसका कोई सेंस नहीं रहता है। तो डेटा से इंफॉर्मेशन तो निकाल दिए, लेकिन वो डेटा के पीछे इंफॉर्मेशन का क्या सेंस है या नहीं है, क्या इसके लिए टर्म है कॉजालिटी, कि इसके कारण ये हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये स्टैटिस्टिक्स इसे फिगर आउट करने में बहुत ही मिसलीडिंग हो जाता है। ये लिमिटेशन है स्टैटिस्टिक्स। पैटर्न तो निकाल देगा वो, जो पैटर्न है कि इस दोनों के बीच में पैटर्न है। जैसे और एक ह्यूमन साइकोलॉजी भी है। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि सपोज मैं कार से जा रहा हूँ और मेरे पीछे भी कोई कार से आ रहा है, तो अगर वो मुझे कुछ देर तक फॉलो करे तो मेरे दिमाग में बात आती है कि कहीं 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 ये मुझे फॉलो क्यों कर रहा है, कुछ रिलेशन तो नहीं है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, जबकि दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होगा, वो ऐसे ही मेरे पीछे आ रहा होगा। लेकिन हम सोचने लगते हैं कि आखिर क्या कारण है, क्यों मेरे पीछे फॉलो कर रहा है। और ऊपर से अगर सपोज हमने एक टर्न ले लिया और वो उसने भी टर्न ले लिया, तो और दिमाग में वो सस्पिशन आ जाता है कि आखिर क्यों। तो ह्यूमन थिंकिंग ऐसे है कि वो कॉज फाइंड आउट करने की कोशिश करता है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स इस कॉज पे बहुत ज्यादा डीप में जाने पे वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। मैं इस पे ये डीपर एरियाज है, मैं इस पे आऊँगा बाद में। तो कहने का सेंस ये है कि स्टैटिस्टिक्स में हम लोग एक डेटा के बीच में एनालिसिस करते हैं। अब एक बहुत ही वेल एक्सेप्टेड जो मेथोडोलॉजी है उसमें रिग्रेशन एनालिसिस होता है। स्टैटिस्टिक्स में रिग्रेशन एनालिसिस में क्या करते हैं कि हम लोग दो चीज़ों के बीच में रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं। कि सपोज बहुत सारे पॉइंट्स है, हमने क्या एक मैं एकदम पिक्टोरियली बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कि आपको इंट्यूशन में आप समझ पाओ इस चीज़ को। कि सपोज बहुत सारे पॉइंट को मैंने ड्रॉ कर दिया और मैं उस पॉइंट को ड्रॉ करने के बाद ये फिगर आउट करना चाह रहा हूँ पिक्टोरी की, आखिर कौन सा लाइन है जो उसे बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। एक पर्टिकुलर लाइन से हम उस पूरे सैंपल को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, जिसे लाइन ऑफ बेस्ट फिट बोला जाता है। और उस बेसिस पे कहते हैं कि इसके और इसके बीच में ये रिलेशन है। सपोज फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग और कैंसर, लंग कैंसर। स्मोकिंग करने से लंग कैंसर होता है या नहीं होता है, ये प्रॉब्लम हिस्टोरिकली ओवर द सेंचुरीज इस पे स्टैटिस्टिशियन का रिसर्च हो चुका है कि स्मोकिंग करने से लंग कैंसर होता है या नहीं होता है। मेडिकल फैटर्निटी भी स्टैटिस्टिशियन लोगों का काफ़ी हेल्प ली है, और दोनों लोग मिल के बैठ के इस पे सेंचुरीज ऑफ डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन ये अभी भी बहुत ही डाइसी है। क्यों, इसको मैं थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगा, क्योंकि इसमें बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो अगर पूरे सेशन की अगर मैं बात करूँ तो इस ये जो पार्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि इससे डे टू डे जो हम लोग सोचते हैं, कैसे हमारी जो थिंक जो एनालिसिस करने की का जो तरीका होता है डे टू डे लाइफ में, वो काफ़ी अफेक्टेड होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि एक रिग्रेशन एनालिसिस किया गया, और रिग्रेशन एनालिसिस के लिए जैसा मैंने पहले बताया था, एक सैंपल उठाए कि स्मोकिंग करने से कैंसर होता है, लंग कैंसर होता है या नहीं होता है। हमने 50-100 लोगों का एक सैंपल उठाया और उस पर हमने देखा कि ये अगर स्मोकिंग करते थे तो इनको कैंसर हुआ या नहीं हुआ, माने अगर करते थे पहले तो कैंसर हुआ या नहीं हुआ। हमने एक रिग्रेशन एनालिसिस करके एक ये निकाला कि चलो हाँ ठीक है, दोनों में रिलेशन है, मीन्स स्मोकिंग करने से कैंसर हो रहा है। फिर होता क्या है कि आपने ये सैंपल को छोड़ दूसरे सैंपल पे आ जाओ। जब आप दूसरे सैंपल पे आओगे तो आपको लगेगा नहीं है, स्मोकिंग कर ये लोग तो स्मोकिंग कर रहे थे लेकिन इन्हें कैंसर नहीं हुआ। फिर आप तीसरे सैंपल पे जाओ, वहां पे करो, तो वहां पे लगेगा कि नहीं, यहाँ तो स्मोकिंग करने वाले और भी ज्यादा फिट हैं। मैं जस्ट एक कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ, सैंपल का कितना बड़ा रोल होता है इस पे। कहने का सेंस ये है कि
स्मोकिंग से कैंसर होता है या नहीं है, इसके लिए हम जो सैंपल लेते हैं वो अलग अलग सैंपल पे अलग अलग रिजल्ट आ जाता है। अभी इस पे प्रैक्टिकली आप देखो सोच के, बहुत सारे लोग हैं जो स्मोकिंग करते हैं और कैंसर से कैंसर हो गया उनको। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो जीवन भर स्मोकिंग करते रहे, इंक्लूडिंग बहुत सारे डॉक्टर्स, लेकिन उनको कैंसर नहीं होता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आज तक कभी कुछ टोबैको छुए तक नहीं, लेकिन उनको कैंसर हो जा रहा है। तो पैटर्न बहुत जो रियल लाइफ में कॉन्ट्राडिक्टरी है कि स्मोकिंग से हो रहा है या नहीं कैंसर, स्मोकिंग उसका कॉज है या नहीं है, ये स्टैटिस्टिशियन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं ओवर द सेंचुरीज। एक रिजल्ट इस पे इंटरेस्टिंग रिजल्ट ये भी आया कि शुरू में पहले तो बोले थे कि स्मोकिंग से कैंसर होता है, फिर उन्होंने देखा नहीं, एक एक सैंपल पे टेस्टिंग जब हुई थी बहुत सारे डिकेट्स अगो, तो पता चला नहीं जो सिगरेट जो स्मोकिंग कर रहे हैं उनका हेल्थ तो और ज्यादा अच्छा हो रहा है। फिर पता चला नहीं ये स्मोकिंग के कारण नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं कोई जीन है जो कैंसर को क्रिएट कर रहा है, जो वो जीन रिस्पॉन्सिबल है उस कैंसर के लिए, रादर देन स्मोकिंग। स्मोकिंग एक ऊपर की सुपरफिशियल चीज है। मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ जस्ट एक एग्जांपल से, क्योंकि ये एक पैराडॉक्स है, सिम्पसन्स पैराडॉक्स स्टैटिस्टिक्स का। ये सबसे कहा जाता है कि स्टैटिस्टिक्स का यहाँ पे के लिए ओपन ओपन इशू है ये, और ये सेंचुरी से चलता आ रहा है, और इसका एप्लीकेशन हर जगह है। क्योंकि हम जहाँ भी डिसीजन मेकिंग करते हैं, चाहे वो अपने डे टू डे लाइफ, हम लोग क्या करते हैं डे टू डे लाइफ में, कुछ एनालिसिस करना होता है तो जस्ट एक छोटा सा सैंपल उठा लिए, उस सैंपल पे देख लिए, अरे ऐसा ऐसा पैटर्न है, तो हम जनरलाइज कर देते हैं उस चीज को कि ऐसा हर जगह होगा। लेकिन यहीं पे प्रॉब्लम प्रॉब्लम हो जाता है कि हमने जो सैंपल लिए, कोई जरूरी नहीं है कि वो दूसरे सैंपल में भी ऐसा काम करेगा। तो सिम्पसन्स पैराडॉक्स पैराडॉक्स इसलिए वो बहुत ही फेमस पैराडॉक्स है, और आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये फाइनेंस के डोमेन में खासकर जहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट होते हैं, वो भी इस पैराडॉक्स के कारण कंफ्यूज हो जाते हैं, और इससे कॉमन लोग भी इफेक्टेड हो जाते हैं। सिम्पसन्स पैराडॉक्स इतना है कि आप मेडिकल साइंसेज में भी ये चीज का ये इफेक्ट है कि नहीं, इस दोनों के बीच में रिलेशन है या नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला स्मोकिंग कैंसर का, या फिर हो सकता है बहुत सारे चीजें हैं मेडिकल साइंस में, वो रिलेशन फिगर आउट करने में बहुत ही पैराडॉक्सिकल हो जाता है। आप एक सैंपल पे करोगे तो आप देखोगे अच्छा रिजल्ट आ रहा है, दूसरे सैंपल पे करोगे तो नहीं, नहीं आएगा। तो और इसको भी अगर मैं थोड़ा सा और थोड़ा टेक्निकल वे में बोलूँ, इसमें हो क्या जाता है कि एक आप देखोगे कि एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में ये काम कर रहा है, इस एज ग्रुप में काम कर रहा है, इस एज ग्रुप में काम कर रहा है, लेकिन सारे को अगर मिक्स कर दोगे तो पता चलेगा वो उल्टा नहीं काम कर रहा है। तो ये इसे सिम्पसन्स पैराडॉक्स बोलते हैं। अब ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इवन इलेक्शन तक में, जो इलेक्शन होता है डेमोक्रेटिक इलेक्शन, ये भी इससे अफेक्टेड हो जाता है। तो लोग तो एग्जिट पोल निकाल देते हैं या जो कुछ भी कर देते हैं वो स्टैटिस्टिक्स वगैरह से। ये इतना डीप क्वेश्चन है कि मैं आपको बोलूँ कि यूएस जैसे डेवलप्ड नेशन में इलेक्शन तक का रिजल्ट इससे अफेक्टेड हो गया है इस पैराडॉक्स से। वो क्या जाता है कि जो आपको लग रहा है कि जो मेजोरिटी है वो एक्चुअली माइनॉरिटी रहता है, और जो माइनॉरिटी है वो एक्चुअली मेजोरिटी रह जाता है, हो जाता है। इस पे मैं कभी डिटेल में आऊंगा, लेकिन मेरे कहने का सेंस ये है कि ये पैराडॉक्स बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पैराडॉक्स है, क्योंकि ये शो कर रहा है कि सैंपल, कौन सा सैंपल बेस्ट है और कौन सा सैंपल से हम इंफॉर्मेशन डिड्यूस कर सकते हैं सही से, ये बहुत ही टेक्निकल, बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज हो जाता है रियल लाइफ में प्रैक्टिकली। और आजकल क्या होता है कि तो लोग क्या करते हैं कि जैसे इसमें, अब साइंटिफिक रिसर्च की मैं बात करूं, अगर साइंटिफिक रिसर्च की बात करूं तो हजारों लाखों पेपर हमेशा हर बार मीन्स रिसर्च पेपर ग्लोबली निकलते हैं। उसमें बहुत सारे रिसर्च पेपर जो होते हैं वो भी फॉल्स रहते हैं। फॉल्स इन द सेंस है कि कोई सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं रहता है, लेकिन वो स्टैटिस्टिकली एक पर्टिकुलर बायस्ड सैंपल में उसे शो करके दिखा दिया जाता है कि ये सिग्निफिकेंट रिजल्ट है एक पर्टिकुलर सैंपल के बेसिस पे, जबकि उसे बार बार जब डिफरेंट सैंपल पे टेस्ट किया जाता है तो पता चलता है कि वो रिजल्ट है ही नहीं। तो मैं बताऊं ये चीज, ये है कि
मैक्सिमम बहुत सारे पेपर्स जो हैं, जो साइंटिफिक पेपर्स भी है, ये एकेडमिक्स का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम इशू भी है। बहुत सारे जो रिसर्च पेपर्स हैं वो बहुत ही एक्चुअली में एक बायस सैंपल पे किया हुआ रिसर्च है, जिसपे दिखा दिया जाता है, क्योंकि एकेडमिक्स में भी बहुत सारे करियर ओरिएंटेड चीज होती है, आपको इतना पेपर पब्लिश करना है, नहीं तो प्रमोशन नहीं मिलेगा या फिर वो नहीं मिलेगा, बहुत सारी चीजें होती है। तो इस प्रेशर के कारण साइंटिस्ट के बीच में ये प्रेशर था कि मुझे पब्लिश करना है, और लोग क्या करते हैं कि वो बायस्ड सैंपल पे कर करके वो क्या करेंगे कि इस सैंपल पे नहीं हो रहा है तो इस सैंपल पे कर ले, उस सैंपल पे कर लो, वो जब तक कि किसी सैंपल पे एक अच्छा रिजल्ट आ गया, वो टेस्टिंग करके वो उसको पब्लिश कर दिया, चलो ये हो गया। फिर बाद में जब रिव्यू में गया, मैं बता रहा हूँ ऐसे बहुत सारे पेपर्स हैं, मेजोरिटी ऑफ पेपर्स ऐसे हैं। एक जगह मैं कहीं देख रहा था, कम से कम 60-70 पेपर्स ऐसे हैं जो जो बायस्ड रहते हैं, बायस सैंपल पे किए हुए चीज रहते हैं। तो कहने का सेंस है कि सैंपल का जो इशू है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉर एग्जांपल जो एक स्टैटिस्टिक में एक हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम लोग ये करते हैं कि सपोज मुझे कोई इफेक्ट जानना है कि ऐसा कर कुछ, फॉर एग्जांपल सपोज कि एवरेज लोगों का ये मैं अगर देखूँ कि लोगों का हाइट कितना है, फॉर एग्जांपल एवरेज हाइट, तो मैं बोलूँगा एवरेज हाइट फॉर एग्जांपल 5.5 फीट है, सॉरी 5 फीट है, और मैं फिगर आउट करना चाहूँगा कि सॉरी एक पॉपुलेशन का एवरेज हाइट सपोज 5 फीट है, पूरे इंडिया के पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ, ये 5 फीट है, और एक सैंपल मैं उठाया, उस सैंपल का सपोज मुझे निकला 4.9 कुछ निकला फॉर एग्जांपल एक सैंपल का, तो मैंने 100 लोगों का सैंपल लिया। तो सैंपल में हम लोग ये फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि ये जो 4.9 निकला है और जो एक्चुअल है वो कितना रिलायबल है, कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। ये पार्ट ऑफ द हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है। इसका मेडिसिन में भी काफ़ी यूज़ है, जैसे कोई दवा अगर हम लोग चला रहे हैं तो ये मेडिसिन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो हम एक सैंपल लिए, उस सैंपल पे हम लोग उसको टेस्ट करते हैं और फिर देखने की कोशिश करते हैं कि कोई जो इफेक्ट आ रहा है वो सिग्निफिकेंट इफेक्ट है या नहीं है उस सैंपल पे, क्या हम उसको जनरलाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक स्टैटिस्टिक्स उस सैंपल का निकालते हैं, और उस स्टैटिस्टिक्स को मैं इससे ज़्यादा इसके बाद थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल हो जाता है, लेकिन मैं उसको नॉन टेक्निकल वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से हम लोग ये निकालने की कोशिश करते हैं कि जो सैंपल का जो फीचर निकला है, जो सैंपल का फॉर एग्जांपल एवरेज निकला है, वो क्या पॉपुलेशन के एवरेज को ट्रूली रिप्रेजेंट कर रहा है नहीं कर रहा है। तो फिर इसमें स्टैंडर्ड एरर, बहुत सारे टेस्टिंग्स वगैरह आते हैं स्टैटिस्टिक्स। एक बहुत ही कॉन्सेप्ट इसमें इम्पोर्टेंस है जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो है पी वैल्यू। पी वैल्यू एक बहुत ही टेक्निकल वर्ड है जो हर जगह यूज होता है, हर जगह यूज होता है, क्योंकि पी वैल्यू के बेसिस पे ही आपका इवन रिजल्ट पब्लिश होगा या भी नहीं होगा, वो भी पी वैल्यू पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। पी वैल्यू क्या शो करता है स्टेटिस्टिक्स में? केवल रिसर्च पब्लिश करने की जरूरत नहीं, इवन जो आप जो मेडिकल टेस्ट कर रहे हैं या फिर कोई भी टेस्ट कर रहे हैं, कोई वैक्सीन करना है या कुछ भी करना है, तो पी वैल्यू एक स्पेशल सिग्निफिकेंस है। पी वैल्यू से ये पता चलता है कि आप जो रिजल्ट फिगर आउट करना, जो आपके सैंपल से रिजल्ट निकला है, कहीं वो बाय चांस तो नहीं हुआ, वो जो डेविएशन दिख रहा है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, या फिर बाय चांस रैंडमली ऐसा हो गया हो, बाय चांस हो गया हो, जबकि रियली में ऐसा कुछ नहीं है। सैंपल के कारण, जो सैंपल आप चूज किए हो सकता है उसके कारण ऐसा कुछ रिजल्ट आ गया। तो मेरे कहने का सेंस है कि पी वैल्यू से ये रफली नॉन टेक्निकली लेमैन में ये समझ में आता है कि जो रिजल्ट निकला है उस सैंपल के थ्रू, जिसे हम पॉपुलेशन के बारे में जानना चाह रहे हैं, वो बाय चांस कहीं तो नहीं हुआ है, या जेन्युइनली कुछ डिफरेंस है। इस चीज को हम पी वैल्यू के थ्रू फिगर आउट करना चाहते हैं। फिर बहुत सारी चीजें, जैसे पी वैल्यू लेस देन सिग्निफिकेंस लेवल होता है तो बोलते हैं कि डिफरेंस है, उस टेक्निकलिटी में मैं नहीं जाना, तो मैं केवल कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब पी वैल्यू का क्या इतना इंपॉर्टेंस है कि लोग डिफरेंट डिफरेंट सैंपल में टेस्टिंग करके, जैसे इस सैंपल पे पी वैल्यू सपोज पी वैल्यू लेस रहता है तो उतना ज्यादा इट मीन्स कि वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। तो लोग क्या करते हैं, जो
बहुत सारे केसेस में एक सैंपल बनाए, पी वैल्यू ज़्यादा आ गया, तो क्या करेंगे, नहीं फिर दूसरा सैंपल ले लेंगे, दूसरे सैंपल से पी वैल्यू निकालने की कोशिश कर देंगे, फिर तीसरे सैंपल पे लेके वो बायस्ड हो जाता है। वो क्या करते हैं कि वो उस सैंपल का दिखा देंगे आपको पी वैल्यू, जिससे कि आप देखोगे वो पी वैल्यू तो लेस देन हो गया, तो सपोज आप इसको पब्लिश कर दिया या फिर ये रिजल्ट में अप्लाई कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि जो पी वैल्यू है जो सैंपल से निकला रहता है वो भी एक, वो अपने आप में रैंडम हो जाता है, क्योंकि उसकी भी एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। और ये टर्म का टेक्निकल वर्ड है पी हैकिंग बोलते हैं। ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है रिसर्च के डोमेन में कि इसका इसका पर्टिकुलर टर्म है पी हैकिंग। लोग पी वैल्यू को मैनिपुलेट करते हैं, अल्टीमेटली कहाँ पे आ जाता है, सैंपल पे आ जाता है। आप सैंपल को जैसे जैसे मैनिपुलेट करते रहोगे वैसे वैसे पी वैल्यू चेंज होते रहेगा, और जब तक आपके फेवर में आ गया आप उसको दिखा दो, देखो ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स का सब बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ये हो जाता है कि स्टैटिस्टिक्स डेटा के बीच में रिलेशन तो निकालता है, लेकिन उसे ये नहीं, एक क्या सैंपल होना चाहिए, अलग सैंपल में अलग अलग रिजल्ट आता है। ये एक बहुत ही, इसलिए जो स्टैटिस्टिशियन होते हैं उनके लिए एक मेजर चैलेंज होता है कि आखिर वो सैंपल एक ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए, कौन सा ट्रू सैंपल है। जो जैसा जैसा कि मैंने एक सिम्पसन्स पैराडॉक्स के बारे में पहले बात की, ये कि बहुत ही टेक्निकल और बहुत ही स्टैटिस्टिशियन के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वहाँ पे, क्योंकि अगर आप गलत सैंपल लेके दिखाओ तो हो जाएगा वो। आप जनरल लाइफ में भी देखो, जो बहुत सारे, अगर मैं पॉलिटिक्स में ही देखो या फिर पॉलिसीज में, एक एक पार्टी कुछ कहती है, एक पार्टी कुछ कहती है, अब दोनों अलग अलग सैंपल लेके एनालिसिस करते रहते हैं। ये इस सैंपल को, एक पर्टिकुलर सैंपल जो जो हमारे फेवर में काम किया उसको पकड़ लिए, उससे एनालिसिस निकाल दिया, उनके लिए जो वो सैंपल काम किया वो उस सैंपल पे कर दिए। तो कहने का सेंस ये है कि सैंपल से बहुत बड़ा रोल होता है, और ये अभी भी इस पे रिसर्च चल रहा है कि आखिर क्या ट्रू होना चाहिए। और अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं जो बोलना चाह रहा था, जो शुरू में ही बोला रहा था कि आप, मुझे लगता है कि स्टैटिस्टिक्स ये कॉन्सेप्ट है, बेसिकली कहने का सेंस है कि स्टैटिस्टिक्स आपको डेटा के बीच में पैटर्न फाइंड आउट करने की कोशिश करता है, आखिर क्या रिलेशन है। लेकिन मैं, जैसा कि आपको बताया कि आप किसी रैंडम पॉइंट्स भी ले लोगे, रैंडम ऐसे ही कुछ रैंडमली ले लिया, उस पर भी अगर आप स्टैटिस्टिक्स लगाओगे तो वहां भी कोई ना कोई पैटर्न आपको दिखना शुरू कर देगा। स्टैटिस्टिक्स इसे फिगर आउट सही से नहीं कर पाता है, ये वन ऑफ द मेजर लिमिटेशंस है, ताकि वो पैटर्न कैसे है, जैसे आप, अब पैटर्न वो जेन्यून है या फिर ऐसे ही है वो, और बहुत सारे लोग इसमें मिसलीड हो जाते हैं। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर डिसीजन लेना होता है रियल लाइफ में। आप सपोज इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहे हो, अब आपके पास कोई आया, वो एक अब सॉरी, आपको अगर डिसीजन लेना है तो आप पर्टिकुलर रिलेशन, आपको, आपने स्टैटिस्टिक्स का एप्लीकेशन किया और आपको रिजल्ट निकल गया कि दोनों के बीच में रिलेशन है, लेकिन पता नहीं वो रिलेशन जेन्युइनली है या नहीं। तो बहुत मेजर चैलेंजेस होता है। आप मेडिकल साइंसेज में भी आप किसी किसी इंजेक्शन का, किसी दवा मेडिसिन का इफेक्ट आप जानना चाह रहे हो, इससे ये इफेक्ट, क्या इफेक्ट है। अब वो उसे पता चला कि आपने स्टैटिस्टिकल टेस्ट किया, सैंपल पे हो गया, बाद में पता चला कि नहीं ये रिलेशन तो स्प्यूरियस था। तो ये बहुत बड़ा मेजर चैलेंज होता है। तो स्टैटिस्टिक्स का ये लिमिटेशन जो है कि वो जो डेटा, जो मैं पहले बात करता डेटा की, कि डेटा तो हमने कलेक्ट कर लिया आप सब, लेकिन डेटा के पीछे भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन होते हैं कि आखिर डेटा जनरेट कैसे हुए थे। वो इंफॉर्मेशन डेटा में कैप्चर नहीं हो पाता है ठीक से एट टाइम्स, जो कि काफी मिसलीडिंग हो जाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोला हूँ कि एक दो 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 लोग हैं, दोनों के हाथ में एक जो लूडो होता है ना, लूडो की गोली है दोनों के हाथ में। एक ने रैंडमली जनरेट कर, रैंडमली फेंक दिया और वो 6 आ गया उसमें। एक दूसरा जो लड़का है, दूसरा जो है प्लेयर, वो डेलिबरेटली पकड़ के वो डिटर्मिनिस्टिकली उसको रख दिया 6। कोई तीसरा आदमी, अगर आप ये दोनों चला गया, अब तीसरा आदमी आएगा तो वो क्या देखेगा, ये भी 6 है और ये भी 6 है, तो उसके लिए ये डेटा हो गया। इसमें भी ये, इस गोली में भी 6 है और इस गोली में भी 6 है। वो निकाल लिया कि इस तरह के दोनों में अच्छा रिलेशन। लेकिन जो तीसरा ऑब्जर्वर आया, वो कहीं ना कहीं इस इंफॉर्मेशन से ये चीज नहीं पता कर पाया कि आखिर इसने रैंडमली वो 6 आया था, वो ऐसे ही टॉस किया और रैंडमली 6 आ गया।
और इसने जानबूझ के वो 6 रखा था। तो मेरे कहने का सेंस ये है कि जब भी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है जब भी हम लोग डेटा एनालिसिस करते हैं, कि डेटा तो हम लोग फिगर आउट कर लेते हैं कि डेटा जनरेट कैसे हुआ था। वो उसमें भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन होते हैं, जो कि इस पे भी बहुत सारे पैराडॉक्स हैं स्टैटिस्टिक्स में, इवन प्रोबेबिलिटी में भी पैराडॉक्स हैं, कि डेटा जनरेटिंग का जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी, उसमें भी काफ़ी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन तो होते हैं, और उससे उसको जानने की भी जरूरत होती है, जिससे कि पता चल पाता है कि जो ये जो रिलेशन है स्टैटिस्टिक्स निकाल रहा है डेटा के बीच में, वो जेन्युइन है या फिर वो फेक रिलेशनशिप, जिसे जिसे कॉजालिटी कहते हैं। कॉजालिटी भी एक स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें कॉन्सेप्ट आता है कंफाउंडिंग का। कंफाउंडिंग ये होता है कि कंफाउंडिंग वेरिएबल इन सिंपल लेमन टर्म्स, की अगर आप दो चीज़ों के बीच में रिलेशन निकाल रहे हो, दो वेरिएबल के बीच में, और सपोज कि आइसक्रीम का सेल और सपोज आइसक्रीम का सेल और पानी पानी कोल्ड ड्रिंक का सेल, दोनों में कोई रिलेशन है। फॉर एग्जांपल, स्टैटिस्टिक्स से आपने निकाला कि आइसक्रीम के सेल और कोल्ड ड्रिंक के सेल में रिलेशनशिप है, और आपको लग रहा है कि ऐसा कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप तो नहीं है कि आइसक्रीम के सेल और कोल्ड ड्रिंक के सेल में क्यों ये है। तो एक तीसरा फैक्टर है कहीं ना कहीं, जैसे गर्मी गर्मी बढ़ी है, इसलिए आइसक्रीम का भी सेल हुआ है और कोल्ड ड्रिंक का भी सेल हुआ है, या फिर ज़्यादा लोग स्विमिंग करने भी जाने लगे हैं। तो मेरे कहने का सेंस ये है कि जो आइसक्रीम के सेल और कोल्ड ड्रिंक का सेल, या सपोज स्विमिंग में लोग जा रहे हैं, ये दोनों के बीच में अगर आपने रिलेशन निकाला, तो कॉन्सेप्ट होता है कंफाउंडिंग का, कि कहीं ना कहीं इस दोनों के रिलेशन के पीछे एक हिडन वेरिएबल है जो दोनों चीज़ों को कॉज कर रहा है, इसलिए दोनों के बीच में रिलेशनशिप है। तो लोग उसे कंफाउंडिंग वेरिएबल बोला जाता है। तो वो कंफाउंडिंग, मैं जस्ट एक इंट्यूटिव वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, विदाउट गोइंग मच टेक्निकल। तो वो लोग स्टैटिस्टिक्स में के एडवांस लेवल पे कॉजल एनालिसिस भी करते हैं, कि आखिर वो कंफाउंडिंग वेरिएबल भी फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं, कि आखिर वो कौन सा कंफाउंडिंग वेरिएबल है जिससे ये चीज़ें हो रही हैं। तो ये दिस इज लॉट ऑफ डिस्कशंस। अब इस पे भी अगर मैं डीप में जाऊं तो इसमें बहुत सारे इशूज हैं, कंफाउंडिंग में भी बहुत सारे इशूज हैं, कि आखिर कैसे फिगर आउट किया जाए कि सही से कंफाउंडिंग है या नहीं है। बहुत सारे ओपन इशूज हैं इससे, और वहाँ पे भी सिम्पसन्स पैराडॉक्स आ जाता है। तो मेरे कहने का सेंस ये है कि जब भी हम लोग डे टू डे लाइफ में कोई डिसीजन मेकिंग करते हैं या फिर एनालिसिस करते हैं, तो ये एक ह्यूमन बायसनेस होता है कि हम क्या करते हैं, एक सैंपल छोटा सा उठाया, उस सैंपल के बेसिस पे कुछ निकाल लिया कंक्लूजन, उसको हम लोग जनरलाइज कर देने की कोशिश करते हैं कि ऐसा ऐसा होगा, और बेसिस पे ले लेते हैं। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। ये, अब आप इसका इफेक्ट आप एग्जिट पोल में भी देख सकते हो। एग्जिट पोल है या फिर मेडिकल साइंस, बहुत हर जगह। मेरा पूरे सेशन का सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है कहने का ये है कि जो आप डेटा उठा रहे हो, जो आप डेटा उठा रहे हैं, उस डेटा से पहले भी एक चीज होती है कि जहां से डेटा जनरेट कैसे हुआ था, उसमें भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिस हो जाते हैं जो स्टैटिस्टिक्स कैप्चर नहीं कर पाता। और साथ ही साथ, अगर सपोज वो कैप्चर हो भी गया, फॉर एग्जाम्पल, तो जो पैराडॉक्स की मैंने बात की कि आखिर क्या सैंपल लेना चाहिए जो ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव हो, वो भी वो भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर सैंपल आप सही से नहीं लिए, तो आपके जितने भी रिजल्ट निकल रहे हैं वो काफी पैराडॉक्सिकल हो जाएंगे। एक सैंपल पे काम करेगा, एक पे नहीं करेगा, एक पे करेगा, एक पे नहीं करेगा, क्योंकि बहुत बड़ा पैराडॉक्सिकल सिचुएशन। इसीलिए कभी भी रियल लाइफ डिसीजन मेकिंग में, चाहे वो मेडिकल साइंसेज हो या फिर नॉर्मल बिजनेस हो या फिर पॉलिटिक्स हो या फिर सोशल साइंसेज हो, हर जगह स्टैटिस्टिक्स का यूज करते समय स्टैटिस्टिक्स का यूज करते समय हमेशा इस बात पे फोकस रखना है कि कहीं ना कहीं हमारा सैंपल बायस तो नहीं हो रहा। ये काफ़ी टेक्निकल एरिया है। मैं जस्ट इसको इंट्यूटिवली समझाने की कोशिश कर, बहुत लोग इसमें गलती करते हैं, वो मेजर मैक्सिमम लोग इस चीज़ से डिल्यूट हो जाते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है। तो ये मेरा कहने का मेन कंसर्न था कि सैंपल से रिलेटेड जो पैराडॉक्स है, जिसे सिम्पसन्स पैराडॉक्स बोलते हैं,
सैम्पलिंग इश्यूज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब डेटा के साथ एक बहुत ही बड़ा इशू ये भी है कि कौन सा डेटा सही है, ये भी अगर फिगर आउट करने की बात आती है तो इसमें भी एक सेल्फ रेफरेंशियल इशू है स्टेटिस्टिक्स में कि डेटा सही है या नहीं है कैसे पता लगाएंगे। तो वो स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग करने से पता चलता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से पता चलता है। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आज तक कोई देखा नहीं, जैसे जैसे वो श्रोडिंगर्स का वेव होता है ना, श्रोडिंगर्स वेव, जो क्वांटम मैकेनिक्स में बोला जाता है कि ये श्रोडिंगर्स वेव है जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करता है। ठीक इसी तरह से ये भी एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक तरह का, आप एनालॉगसली मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वेव है, कोई देखा नहीं है आज तक, जो बस एक डेटा के बेसिस पे वो लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कि ऐसा है। तो डेटा सही है या नहीं है ये पता चलता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग से, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सही है या नहीं है वो पता चलेगा डेटा से। तो ये अपने आप में भी एक सेल्फ रेफरेंशियल इशू है, सर्कुलर इशू है। एक को सही है या नहीं है ये टेस्टिंग करने दूसरे की जरूरत पड़ती है, और ये सही है या नहीं है वो इस पे जरूरत है। तो ये भी स्टैटिस्टिक्स को थोड़ा ओपन कर देता है। तो ये यही मैं कहना चाहूंगा कि ये सब चीजें हैं जो काफी वाइटल है, क्योंकि आप डे टू डे लाइफ में बहुत क्रिटिकल डिसीजंस मैं तो देखता हूँ बहुत ही ग्राउंड रियलिटी में, और आप लोग भी देखते होगा अपने अपने फील्ड में कि कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इससे हम लोगों को समझने की जरूरत है और सावधान रहने की जरूरत है। और तो यहीं पे मैं अपना सेशन को कंक्लूड करना चाहूँगा और आगे की तरफ बढ़ सकते हैं आशुतोष जी। हेलो। हाँ, आई कैन हियर यू। हाँ, मैंने कंक्लूड कर दिया, अब ठीक है। आप आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच पंकज जी। सो मैंने ट्राई किया कि काफ़ी बेसिक चीज़ों को एक नॉन टेक्निकल वे में समझाने की कोशिश कर सकूं। जी जी, हाँ, काफ़ी ल्यूसिड था। डेफिनेटली आपने उसको काफ़ी पैलेटेबल वे में उसको हमें सबको समझाया। तो एनी क्वेश्चंस, एनी कमेंट्स फ्रॉम एनीवन? I can see Deepankar ji raising his hand. So, Dada, you can unmute yourself and speak. Good evening, Pankaj. गुड इवनिंग सर। You can hear me, right? यस यस। Yes, we can. I understood what you said. My question is actually related. Don't you think that the statisticians of this country are too quiet? For example, if you take the recent example of polling predictions, no one even, I mean, no big statistician even shouted that what are the p-values of your predictions. No one wanted it to be known that every person who is predicting a result must have certain disclosures, A, B, C, D. I think there should be some 5-6 points. I see statisticians, good statisticians. We have plenty of them. Our ISA is one of the oldest statistical institute in the world. But I don't see statisticians taking this social role of people not fooling others through statistics. Thank you, sir. Thank you for the very interesting question you have talked about. P values, I have, as I already talked about that. It's a very important parameter or a statistical parameter, what I would say, that is under scrutiny globally. And there's a reproducibility crisis in statistics, where this is what has happened, that since
it has been figured out that people manipulate this p-value using different samples and various number of trials. So they have also asked that you need to disclose that what sample you have, sorry, how many times you have tried on this sampling. Suppose someone tried to sample 100 times and then figure out the result. Someone did only 10 times and then figure out the result. So they are also asking for to reveal that how many number of trials or how many number of trials on the sample you have done to figure out to get a impartial figure that whether the p-value is manipulated or not. Really, I would say without talking in the specific uh, group of statistics, I would say it is highly manipulated and many people manipulate it deliberately or unknowingly. But yes, it's quite manipulated, and No, that's why but I it's told not that. even disclosed. My point is, it's not even disclosed. Let's say someone has done it honestly but wrongly. I mean, that's possible. The minimum thing I can expect from him is that he tells us what is the p-value of his findings, of his statistics. Yes. So that's why I told that these are the practices that is not sound, and many people. I told you that many people hide many things in the and the problem with the statistics is that you can always manipulate it No, in your favor. see, there will be people who will hide things, who will use statistics, but I'm talking now the gurus of statistics in the country. Why don't they protest? Why don't they say that don't believe in someone quoting statistics unless these things are disclosed? See, sir, I have majorly global experience, not much with Indian group of statisticians, but in the global field, I see that many questions are raised and many criticisms take place. In India, I won't be able to comment much how these things are, but at global front, global level, what I see and some of the top statisticians I have worked with globally. There it's a very much area of scrutiny, so much disclosures you have to do and all those things. But in India, I don't know what the compulsions are there, hidden compulsions are there. So that's Yeah, the most of them say, take it from me. I know it. so Okay. Thank you, Pankaj. So we'll move to the next question by Sharda Prasad ji. So, sir, you can unmute yourself. Namaskar. Pankaj ji, actually my net connection went off for about 2-3 minutes, so I have missed something. If what I will ask you have already covered, then you need not answer. Maybe I will listen to the recording. 2 or 3 questions. First question is that let us say Indian population, the distribution geographically, racially, and as also proneness to illness, regional distribution of illness or particular ailments. They are not equal. Maybe that there is not a single bell curve. There will be multiple and multiple. There is no unique. So now we face that this is double-blinded randomized test done, and now you take the medicine. This is double-blinded test done in 5 places. Now you take the medicine. So, and this double-blinded maybe 3 places outside India, 2 places somewhere else, 1 place in India. With the willing patients and willing companies who are agreed to participate. So geography gets distributed. So that is one. See, this randomized sampling, first problem is the population is not randomized distribution. So how do we really agree that a randomized sample test is good for people? yeah, very important question. That in fact I would have covered it. I perhaps missed that. There's a randomized approaches, randomized control trial, where what you do is basically that Randomized and double blind. yeah,
it's a part of that. One is observational studies. Apart from randomized control, one is observational studies. Mhm. So, so in randomized control, what we do that suppose I have to test suppose this vaccine or this injection works or not, medicine works or not. So we randomly try to form a two group. One is treatment group and one is control group. So we see that one group we are just one is a placebo effect in medicine. Where suppose, for example, you have given some in place of injection, you gave some water in the form of injection, so that the patient does not know that whether injection has been given or just simple water has been given to. Okay. So and even the researcher does not know that which patient means so that the point is that so that the things become random. You use the word blinded. So it double blinded means it wants to be blind on the two parts. The researchers are blind, and even the population on the sample on which it is being tried, they are also blind. And then you want to figure out that whether there is a difference between the control group and the treatment group. Okay, but there are also challenges there. So, for example, many times they have tested it and then figure out that so no control group and treatment group, there is a significant difference, although they figure out that no, the effect of medicine is there. But somewhere what happens then again, the statistical problem, the result that you have figured out, maybe that your sample you choose was the biased, maybe some hidden variable must be there, that is basically causing these two things to get the difference. So there are many challenges in practically randomized controlled trial. In the case of randomized controlled trial, there is an ethical problem, particularly in medical sciences. Suppose if I want to test a medicine, so I can't take the risk of 100 people at life or 100 people life at risk for testing these things. So that's why observational studies is also done. In observational studies, what we do that what is already being we on the control variable, like we randomly selected the sample in the uh, randomized control trial, and then we try to check the effect of the medicine. In observational study, we don't do that. We just we don't have control over the control variable, and then we try to study by observing how people are doing or what is already being done. So there are ethical problems. So this is a major issue with the randomized sampling and randomized control diet. Ethical. A lot of medical tests are not being done just because of ethical issues. So that is also a very so for that a combination of observational studies and the randomized approaches. Those are implemented basically. Sir, this brings me to my second question. That it was included in the first question also, that the distribution of any problem, let us say sickness, occurrence of a disease, geographically there is a bell curve. Let us say in a country like India, and that's quite widespread. It is not physically possible to test everywhere, because if there is a pandemic, it will take 5 years to do the testing. So we have to rely on something and cross our fingers and do something. That is one. But when you have time, let us say, as you said, ice cream and cold drinks correlation. So compounded variable comes, whether swimming has started, whether people are coming. So when these are come, these component variables are sometimes a bit of controllable, but you can actually reduce them to figures. And very many times, like in finances, like if let us say if Maharashtra gives more banking loan to black gram dal or wheat next session, what is the success rate, possible success rate of the loan being repaid? Let's say the State Bank of India will study this, and they have economic statistics department also. And then, okay, there's a good chance 83% will be repaid. And last 10 years, it has been never more than 76. So, okay, fine. Let us take a leap of faith. So, how good and valid is this? Number one. And number two, as you said, the global experience, I observed, I may be wrong, you correct me factually. During COVID,
Google was doing some mobility sampling worldwide using their locations of cell phones of people and Google location. And so from that they were concluding, now from the locations I can conclude so many people are present at any sample random time in a park, near a bus stand, near a road, or not on public thoroughfare. And so I decide mobility of people have increased. So people are now said the anxiety of COVID. And so therefore business proposition will be improved. And I mean, I should not say that, but I actually worked in a bank and we have an economic strategy department. That research came in the newspaper. We are not supposed to tell the banks things after we retire. So, but anywhere, but this came in the paper. The State Bank's chief economist, Mr. Bhattacharya, he comes in TV also. He is writing that, coding that Google thing, that mobility has increased, then this and this and this, and so economy will look up in this way. So, as you talked of the global experience, now this type of study, this is also compounded and confounded variable, locational. How reliable is it? Then how good is to actually draw any inference from those things? Definitely, I told you because I am also in finance and I see very closely in particularly in the stock market and all those things and economics related of financial variables. So I told you that lot of research and a lot of conclusions get into misleading because of sampling issues. So even in economics, I'm saying. So definitely for that to figure out the confounding and all those things, there are different. It's another calculus, that is do calculus and all those things for to figure out the confounding effect. How important is the confounding effect, because there are statistical limitations there. And even in the confounding, there is a whole different area of to figure out the confounding issue. There also many challenges are there. So ultimately, it comes down to, I told you that this is very open issue with statistics and confounding and causality at deeper level. So somewhere you have to that's why I told you that whether it is Google or something, it's completely algorithmic thing can lead you to very disastrous situation. Sometimes I remember that Google, someone was using Google Map and it took to the river sometimes. Okay, so without But then commenting where on do we go, sir? Von Neumann says that arithmetical projections will be all non-variable, and random generators say that, and you are now saying that random generated things like Google or anything also is not dependable. So is there a third way? No, that's why I told you that in the very beginning. I told that the John von Neumann, who is a legendary mathematician, who in fact you can say that when the computer science and all those random numbers these came, he was working in that time. That time he only commented on this random number generation and all those things. Okay, so whatever these software companies or IT companies are using, all are based on those fundamentals only. So some of my point is that you have to. That's why human judgment, human analysis is also important to figure out that what things are going on. And still, I would say there are a lot of open issues, that is open area of research on this, what is going on. So human experience, gut feeling, Yeah, social background, your common sense, yeah, and yeah, including evaluation of other humans who are telling, yeah. can lead to some practical decisions. Yes, That's definitely. the understanding. Yes, definitely human. That's why human role is very important. So the last question, I will stop here. Only one question, that for the statistics earlier, whatever mathematical manipulations you had models and this and that, data was structured. Data has moved to non-structured, no SQL, etc. So computer science has done something for that. They have developed tools to get some figures and something out of that. Mining, finding, this, that. The cartel, they randomize, they make it uniform, smaller pieces of info and give. So in this world, statistical methods have changed or they remain the same? Or concepts have also gone changed with the non-structured data? Sorry, I Or could not not? get your voice.
Your voice was not Ah, clear. Can you please sir, repeat? what I am saying, data used to be structured Hmm. and statistical tools, formulas, mathematicians were going like that. When data became non-structured, getting meaning out of data came from some sort of algorithms of, let us say, software. Hmm. And when they did these things, they did things for the best of their understanding. There is no statistical or something we know. From there, from a data lake, you take something, do a data mart, huh? And from there you apply statistics and take a decision. So is there a trend seeing that now the statistical expectations are going more of the mark or no? Definitely, time to time, so many researches are going on to improve related to a statistical method and all those things. Because so much, I told you this earlier, confounding was not a very, causality was not a very much issue. People were very blindly relying on statistics. Over the time, they figure out that no, data has limitation, complex data are coming. We need to figure out the causality inside the data. Then another branch developed. So this is the continuous development. A lot of things are being developed over the time to sort out the issues in the previous approaches. Like for example, these days even p values, which is so popular, even p values are being revamped to a better statistical ways of figuring out. So a lot of researches are going on, and a lot of things are being developed. Thank Things you are very very much, sir. dynamic. Things are very dynamic. Yeah. And one thing I just wanted to clear that whatever I talked about Google or whatsoever, this I personally have not faced this, but No, this I came in I an have faced economic it. survey in I have Indian faced it. newspapers. I have faced Indian it. So newspaper में economic survey में this came as a essay. Like many people come, many essays are written in economic newspapers. This came in, I believe, Financial Express or somewhere, I forget. I used to take that paper earlier, now I don't take. तो उसमें आया था, एस भट्टाचार्य का वो एक आया था, उसमें एक कोट था. And then I found the Baba Google location ka, and then if I am Can we keeping my take other location off, question? Ashutosh, yeah, can we yes, take other yes. question? Maybe- I was Please, about please, to request please. Sarda Prasad ji, sir, kindly. We can continue with more questions in the group if you have, and I'll request everyone to kindly. I think Pankaj ji was looking at the as the watch also. no, So I was not looking at watch. I was just switching off the AC. I was switching okay, off the Sarita, okay, AC. Sarita ma'am has okay. raised the hand, and I No, can no, see no, no. Yeah. Before Kapu that, also. no, Avdesh. before Sarita ma'am, Avdesh ji has raised his hand. So I'll go to Avdesh ji. The sequence will be Avdesh ji, you, Arun sir, and then Sarita ma'am. That is how hands were raised. So Avdesh ji Let it be first. Avdesh, Sarita, and finally me. Avdesh, Sarita, and Okay, then me. okay. Avdesh ji, your turn, So, sir. so thank you very much, Pankaj. It was simply brilliant. So, my one question is it possible at any point of time to be able to make a decision on, especially I'm talking of vaccines, and I'm still stuck with that a bit more. At any point in time to test and to know what, I mean, as a layman, is there any way or is there any particular data that we should look for before going to take the next vaccine? See, thank you, sir, for your comment. Uh, See, being from a statistical point of view, I would like to say that especially in vaccine also, the the method I talked about, randomized controlled trials and observational studies, these things are quite popular. That's how the testings are done on the random sampling and all those things. But still, the question you are talking about the data and all those things. Ultimately, these are while testing the data, ultimately it comes to the human judgment at last, because I told you that limitations are there with the statistics. Even if you do those randomized trials and all those things, it is considered gold standard. It is considered gold standard. And observational studies also are important, where the randomized control trials cannot be done due to ethical problems, all those things. But ultimately,
what data is good or not good or all those things. I told you also the problem that for data you have to look into the statistical test and probability distributions, and those probability distribution and statistics are good or not. For that you have to look at the data. So the problem is there. Genuinely problems are there. So ultimately the human judgment, how do you analyze, and what is your uh, confidence or unbiasedness and all those things that come into play. And better, I think, on the technical side of the medicine, I think doctors present in the could be better be able to talk about that. I think. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Pankaj ji, again. And Sarita ma'am, your turn. You can ask your question. So one, rather than question, I will say comment. Comment Ji. in the sense that medical science recommendation in the sense like someone has heart attack, now that person should take aspirin, right? That is recommended. I'm just giving you a very simple example. Now that how that doctor or any medical society like cardiology society makes that recommendation, it's not just based on one randomized double-blind controlled trial. There are multiple things. So what we can do, and seem similar to vaccine also. So what I think I am suggesting that I will pick very common recommendations like aspirin, statin, which is for cholesterol, or particular few vaccine, and how much effort or what studies were done before this was recommended. And then we can say, okay, this was a pilot study, observational study, or whatever study, and based on that, how the recommendation come. And the Pankaj can point out that this was this study, what is the problem with this study, what is, and we are going to take a simple things like statin or aspirin, or we can take any like a measles vaccine or polio vaccine, and we can go through the study, some of the study, because this is a partly I am worried about that people should not think that simple statistics is the one is driving all these recommendations. It's actually much more than just the statistics. For example, what Pankaj said about smoking, that everybody, the data shows, two different data shows that one was related to smoking, cancer was related to smoking, and second group shows that cancer was not all cancer were related to smoking. But the data on cancer and smoking is much more uh, in depth than just simple data analysis. Okay, the analysis was done. What are the smoke includes? There are 2,000 chemicals. How many of them are carcinogens? Means cancer producing. Now, how did they come from that? That was done on animal study. That the smoking has these many chemicals which can produce and can be replicated or reproduced repeatedly. That these are carcinogen and produce chemicals. Okay, so and that's why I am it's not like a Google study or medical science is much more than that. And what you said, Pankaj, that it's a human judgment also, because when you create a recommendation, it is unlike mathematics, 2 plus 2 equal to 4 for everyone. Medicine does not work that way. Our goal is to make a public recommendation which is beneficial to most people, not necessarily 100% of the people. And we take benefit versus risk. So if it is beneficial and much less risky to most of the people, that's how recommendation is going to go. And once this is recommended, after that, this post recommendation also, there are multiple society which continue to monitor the recommendation is correct or not, because over the years, you will see recommendation changes too. So I just wanted to point out that medical science is not that simple as simple mathematics. That's all.
Definitely. Thank you, madam. Thank you, ma'am, for Mm. explaining all this. This is what I was saying that Mhm. uh, uh, even I talked about, say, randomized approaches and observational studies, all those things. Certainly, they are useful. But as I told Mhm. earlier, that statistics is about collective data set. But on the individual level, what is going on or not going on, we have to look into Mhm. causal perspective as well. And there uh, you have to apply your own human analysis as well, rather than Yes. relying on the statistics. I tell you the 2008 financial, because I'm into finance, that's why I'm saying 2008 financial crisis was statistics has a very important role in that global financial crisis. And even ma'am, and above all, medical science is very much important because it affects the general people lives. So a lot of things are there. It's not just on the basis of just we calculated some statistics and things happen. So a lot of Mhm. technicalities are there. So thank you, ma'am, Yes. for Mhm. figuring out that. Thank you. Thank you, ma'am, and thank you, Pankaj ji, once again. Arun sir, it is all yours now. No, this is Ashutosh. From last three sessions, I'm noticing you come up with some very great, insightful statements and comments. So please go ahead. I'm very sure you must be having some goals now also. No, you are It's asking. all yours, Ashutosh. I'm asking you, yes, you will come up with something very wonderful. Please go ahead. No, nothing wonderful. It's just that few things which I thought, which crossed my mind is basically related to machine learning, Pankaj ji, Yeah. where the data cleaning is done, right? You sometimes you when you do the data cleaning, you remove the outliers, or you find that some data there has been errors in data collection. The While doing all this, there is a risk of making the data biased, whether it is a classification problem or a regression problem. When you do the data cleaning, you take the raw data and clean it, to fit into your algorithm, to feed it to your algorithm. There are chances that you make the data itself biased. So, what will be your comments on this? Because no, you have worked Thank, so much in this area, so you'll know it better. Yeah. thank you, sir, for pointing out this. Definitely, see, uh, AI and machine learning, artificial intelligence and machine learning data. I told that really the biasness of data is a very important uh, uh, important component of that. And in machine learning also, handling with the outliers is very challenging because at times the outliers contain the key information. They are all not always to be removed, because I told you that if you have 100 people sample, and 99 people are just low income people, and one is industrialist, and you just remove that industrialist only, then the entire sample and average and statistics will go for a toss. So 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 and machine learning is a very challenge to handle outliers. Apart from that also, machine learning, we talked about so much things like GPT and testing and all those things we do. Well, ultimately, it comes to the data. We train the data. We try to train the data. But but how those data were generated, how those data were hidden, or what the sampler, how biased in the biased way collected the data, those things are not easily captured, and that's why the machine learning results could be that is also one of the reasons. There are a lot of issues with the data, machine learning, and all those things at deeper level, because still, machine learning and artificial intelligence cannot talk much about causality. What is causing what? They are just trying to make the pattern and all those things they are doing, but what is causing what? That is not being dealt with. But they are trying to figure out, because until you don't like a human, if you are not able to understand the causality, that how things are happening or not happening, simply finding out, even human minds get misleaded by finding out the patterns. So these are the challenges, and so I hope I could convince you, Yes, or yes, anything else. yes. Very rightly mentioned, Pankaj. Yeah, in fact, many a times I have seen this happening for
very, very small exposure that I have had to this field of science. In that, I had seen that people used to just remove certain data items as outliers. It doesn't fit in here, so isko hata do. But very rightly mentioned by you, but sometimes it may hold the key to your conclusion, to your study, that particular outlier. So thank you for that. Thank you for explaining. Right. Dr. Jha also has raised his hand. Sir, you would like to say something? Astos ji or Pankaj ji, first an honest confession. And I'm no wiser at the end of the session than I was at the beginning of the session, because my focus this evening, it's in a lighter way, was about medical science, the data, statistics, research publications, studies that we are flooded Dr. with. Jha, sir, Dr. Jha, sir, sorry for interrupting. I think Pankaj has dropped because of some reason. Yeah. I Maybe can't some see. problem at again, network or Let, something. let me call him if he's rejoining. Just a minute. Jhaji can continue. Jhaji can continue in the meantime. So disconnected. Some technical problem happened. So I'm connected again. Can you Yeah. please? No, Pankaj is here. Pankaj is back. Yes, sir. So please continue, sir. My problem at the end of the session remains the same as it was at the beginning, that we are flooded with a lot of research papers backed by what apparently seems to be robust data and statistics. And the next day, we are given another set of data and statistics about the same molecule, same drug, and at variance with each other. As a practitioner of medicine, we are at a loss many times to decide our course of action. This makes me a little bit skeptic, cynical, whatever you say. That is the medical study worldwide, globally, influenced by big money. Pharmaceutical industry has a lot of money to spare. They can influence the studies. One group of researchers would say that a particular molecule does wonderful in case of such and such patients. The another group comes out with a paper absolutely in contradiction of what the earlier group said. This remains a basic problem. As a practitioner of medicine, as a layman, what to believe and what not to believe. So Pankaj is in this field. I just wanted to know whether today or in near future, is it possible to devise any means or a method by which you can just guess or make sure about a particular study being influenced by, say, vested interest, or being a pure work of scientific research? Difficult question, I know. I know the answers are not easy, but then if Pankaj can throw some light on this. Yeah, thank you, sir. I know that you talked wonderfully about that in the medical sciences as well. Because a lot of contradictory things are there in a lot of researchers across the fields, not in finance, economics, and so many things. And people keep on taking out. As I told in the talk, that people favor the people try to take out the favored sample and then try to manipulate the result accordingly, whether deliberately or unknowingly. Okay, so a lot of things are even everywhere it is going on. So yes, there are deeper statistical ways, deeper. Although a lot of limitations are there with the statistics and all those things, but still to test whether the soundness of the results, there are advanced statistical approaches where error can be minimized. Okay, and error can be minimized, and how to, and at the same time one has to be prepared how to hedge your risk if such errors happen, because there is always a chance of error. The statistics cannot give you the entire 100%, because in a statistic there is a term of confidence interval. It's a confidence
is a very, very technical term in confidence. So always you have to set a confidence, say 95%, 99%. You are able to estimate the statistics, but still that 1% or 5%, what is not being counted, there are errors, and that can prove fatal. So definitely by increasing the significance level, a lot of statistical things are there to strengthen your statistical findings. But still, for practical purpose, first thing that you should rely only on the very, very repeated researches, not any researches, because a lot of manipulations are there. And even the repeated researches, there also a lot of issues are there. So one has to incorporate your own experience, how you have handled your own common sense and or your standing of the subjects. But definitely statistical ways are there to minimize those things, but still things are open. So ultimately it comes to how you handle on a uh, particular case based on your understanding. Thank you, Pankaj. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. So I just wanted to say that, see, in lot of ways statistics are very useful, and lot of methods are there, lot of improvements are there, lot of advanced methods are there to figure out the things. But still, statistics is just about the collective thing. And what is on the collecting? Say, for example, we have 100 100 people in the sample, and a statistic is talking about, say, only 70 people. Okay, so but remaining 30 or remaining 10. Pankaj, allow me to interrupt. You are not answering Dr. Jha's main question. You are not answering his question. He's asking, suppose there are two contradictory views. As a doctor, which one does he choose? That is a very huge problem. And what you are saying, you have said earlier. So when Dr. Jha says, I'm no wiser at the end of the session when I was at the beginning of the session. So it's basic. And you may just say that you don't have the answer. When as a doctor, how can you suggest him that when he has got two contradictory opinions, which one to? So you cannot actually help him in that. Sir, please let me explain. I told in the very beginning that this is a very century-old paradox in Simpson's paradox. If you go through that paradox well, the detail, this is a very, very paradoxical thing. Contradictory things exist, and it's an open problem in the whole of statistics. I told about this thing. What I'm not a medical practitioner, and I cannot talk in detail what medical things are going on. But this paradox and this paradoxical thing is a very, very serious problem in statistics for open for centuries. How to deal with contradiction. Of course. So that's what I told in the very lecture only. So I am not an expert of medical sciences to comment on that. Medical science, perfect. Yeah, but I can talk from the statistical point of view that this paradox is very, very open paradox and very, very deep paradox to look at. That's what I just wanted to say. Yeah, sure. Ashutosh, can I have 5 minutes? Yes, sir. All yours. Dr. Sarita also has raised her hand. I will. Okay. No, just for 30 seconds. Just for. Sure. 30 seconds. I just wanted to answer Dr. Jha's question. Yeah, that is a big problem in medical science, and that's why the human factor comes. We look into the study, okay, do you really want to go by this study or that study? And then you see the validity and which is reproducible. And that's why many times one study is based on one study, people started doing things, and after a few years, okay, that was a wrong thing to do. Let's change that. So it is ever evolving field, and that problem, as Pankaj said, yeah, it is a century old field, but things have improved tremendously in century also about the medical science. That's all I have to say. Now, other question what I was suggesting, I don't know I was clear or not, that we can go through some of the indication, and we can actually discuss those studies, not in detail, in a non-medical term, that how did they come up with this conclusion? And where are the faults? Or why did they recommended this? Like for cholesterol,
statins are recommended? How did they reach to this conclusion that anyone who has heart disease, bad heart disease, they should get statins? What are the, if, how did the conclusion come up? So that indication we can, one day Pankaj and I can actually discuss. Yeah, definitely. And That's that's all. why I thank you, ma'am, for explaining. I talked about smoking and cancer. This problem has been running for century, whether smoking causes Yes. cancer or not. And a lot of research and some of the pioneers of the statistics to medical science people have done centuries of research on this. Then also it is open that what exactly is the result. Things become contradictory. And it's a very serious problem, not in medical sciences, across statistics. And even till now, things are very, ultimately, that's why human judgment, a lot of things are there, but things are open. Has to, that's all, that I've been talking in the session. So I hope it is clear. Thank you. Thank you, Dr. Sarita ma'am and Pankaj ji. Arun sir, now you can take over, sir. Yeah. You can. The two most misused and abused words are statistically speaking and scientifically speaking. Now, let me explain what I'm trying to say. And it will answer perhaps most of the questions to me also, including perhaps Dr. Jhaz and Dipankar and Avdesh and Sarada Prasad ji. देखिए, साइंस का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल 3 स्टेप है साइंस. Assumption, then operation, and then the result. So it is not only a problem in statistics, it's a problem in science. I say it is not a problem, it is a boom. It's a boom. That when you want to estimate something which has been given to you in the name of scientifically speaking or statistically speaking, we have to do that hard work, mainly for Avdesh also. We cannot have we cannot have very easy solutions. So what is the difficult part? It is difficult, but it will remove most of the problems that statistics is using to blame statistics. If not blame, at least put it on the wrong foot. Let me start with the science. In 1 minute, I shall finish. Science has seen more contradictions than statistics has seen. Statistics तो भी हाल में बच्चा है as compared to science if we talk about maybe 600 or 700. So what does a scientist do? What does a scientific thinking do as the session taken by Chintan Shah? The scientific thinking का बहुत simple है. करना difficult है, simple भी है, मगर step तो बहुत simple है. Attack the assumption. By attack means किस assumption पर वो result आया है. Statistics के बारे में बात करते हैं तो attack the data. पूरा का पूरा जो सेशन था हमारे फ्रेंड का वो डेटा पर ही था. Now, I will come back to that. First of all, let me answer Dipankar Das question. Why have the statisticians in the country have not been raising questions? Sir, let me tell you as a person who has been associated with the mathematicians and statisticians, lots of questions have been raised by the statisticians, including from ISI to these people who do the exit poll. It doesn't come in the newspapers because they are not in a habit of publicizing themselves. So answer to your question is many. I do not know any statistician in this country today of the birth who has not raised the questions to the people who do the exit poll. I have given the answer in my post in Learning Together that they simply refuse to disclose, number one, what is the method by which they have chosen the data, and what is the analysis. So they are not doing it. It is not that the statisticians have not raised the questions. It is the people who are giving you the result. They have refused to disclose the data right from 1996. The history of exit poll started in 1980. 1996 से लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो आंसर नहीं दे रहे हैं. It is the answer to your question. Now let me come to the brunt of my discussion. ये डेटा इतना, जैसा कि थोड़ा सा मे बी टू मेक इट लाइटर पंकज बता रहे थे, इतना रैंडमली नहीं चुना जाता है. एंड ही नोज मोर देन आई डू. देयर इज अ वेरी वेल डिवाइज्ड मेथड, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एटसेट्रा, ऑन विच दे चूज द डेटा, जिसको सेकुलर डेटा बोलते हैं, जिसको आप रैंडम बोलते हैं. उसके डेफिनेशन में है कि द डेटा शुड बी चोजन इन सच अ वे दैट as far as possible the person chosen should represent almost the entire region in which
to which he belongs. Difficult, of course difficult, but they have lots of, they have lots of programming, they have lots of methods, and they also give you error margin. कि मैंने रांची से मैंने राजकुमार झा जी को लिया, डॉक्टर एस डी शरण को लिया, किसी इंजीनियर को लिया, तो वो जो कंप्यूटर बता रहा है वो रैंडम बिल्कुल ही नहीं है. वो जो कंप्यूटर काफी सारे प्रोग्रामिंग के बाद अगर ये 100 लोगों का नाम बता रहे हैं तो उसका फेथ है with a reasonable element of error that they represent the entire community from which the data has been taken. ऐसा नहीं है कि आप 5 को ऐसे ले लिए 90% लिटरेट थे, 10% लिटरेट थे, ऐसा नहीं होता है. प्रॉब्लम कहां आता है? प्रॉब्लम इज नॉट विथ स्टैटिस्टिक्स as much. I'm not saying there is no problem. The problem is with the biased person or persons who are choosing the data. The problem is not with statistics as much as we think it is. Achha, before I proceed further, I'm not talking about the causal data because I know the problems. मैं एलिमेंटरी बात कर रहा हूं, उसमें कॉज की बात ही नहीं है कि रांची से कौन सा आदमी जीतेगा या पटना के कितने लोग कास्ट कलेक्शन या क्या बोलते हैं उसको, कास्ट का जो डेटा है उसके खिलाफ. इसमें कोई कॉज नहीं है. Most of these data are basically based on what so many people have said on that what result can be inferred. It just, I should not say just, it depends on the person who is doing the analysis. Has he faithfully stuck to what his computer told him that these are the 100 people you should choose? And if he sticks to it, then with a very low error, low तो नहीं बोलना चाहिए, low का फिर definition मेरे पास नहीं है, चलिए 5% बोलते हैं, 5% थोड़ा हायर है जो पढ़ाई मैंने की है. 3 से 4% का एरर वो खुद बोलते हैं. तो उसमें जो प्रॉब्लम है कि उसमें वो प्रॉब्लम नहीं है जितना जो कि हम लोगों ने किया है. वो प्रॉब्लम बेसिकली चॉइस ऑफ डेटा का है. उसमें बायस ऑफ द पर्सन और द कंपनी इज इन्वॉल्व. इट इज नॉट बायस ऑफ द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस दैट इज इन्वॉल्व. पॉइंट नंबर 1. सो पॉइंट नंबर 2, झा जी या अवधेश या सॉरी लेट मी कम टू शारदा प्रसाद जी. सर ये तीनों के लिए एक ही आंसर है जो मुझे समझ में आ रहा है कि भाई गूगल ने वो रिसर्च किया, सॉरी गूगल ने वो डेटा दिया, मेडिकल कंपनी ने वो डेटा दिया, कोविड में ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए डेटा, ये आपकी जिम्मेदारी है. बहुत मुश्किल है लेकिन सॉल्यूशन उसका काफी हद तक है. वो जिम्मेदारी है कि आप किसी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के आदमी को जो बहुत हाई ब्रेन का होने की उसकी जरूरत नहीं है, उसको आप सिर्फ ये बोल दीजिए, चाहे अवधेश जी हो चाहे झा जी हो, शायद मेरी बात समझ में आ रही है, कि भैया या तो इन्होंने डिस्क्लोज किया है चाहे नहीं डिस्क्लोज किया है. नहीं डिस्क्लोज किया है तो उसका डिस्क्लोजर मांगिए. अगर कर दिया है तो 4 पॉइंट, बहुत 3 या 4 पॉइंट ही होते हैं. इन्होंने डेटा किस बेसिस पर सेलेक्ट किया है, जिसको रैंडम बोलते हैं, ऑन व्हाट बेसिस इट हैज बीन सेलेक्टेड. Number 2, what was the analysis done? What was the mathematical basis of analysis? कई बार ऐसा होता है कि ये दो क्वेश्चन पूछने से ही और उसका सही उत्तर ना मिलने से ही आपको उसके रिजल्ट पर संदेह हो जाना चाहिए. तो इसके लिए एक्चुअली आई डोंट वांट टू टेक लॉन्ग. तो बेसिकली एक प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन मेरे हिसाब से एक सॉल्यूशन तो ये है जो कि काफी हद तक सटीक सॉल्यूशन है, मुश्किल है. कैच होल्ड ऑफ अ पर्सन हु नो द स्टैटिस्टिक्स. It doesn't require to be a person of a very, very high caliber like Pankaj. But ask him to, ये जो रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है या ये जो एग्जिट पोल का रिजल्ट आया है या ये जो कास्ट डेटा हो रहा है या ब्रेक्सिट में जो हुआ था यूरोप में, लोगों ने पूछा what was your data which you chose to take the information from, on what basis was it chosen? And number 2, what were the tools of statistical analysis that you came to that result? This to my mind will be able to solve good number of problems only when it is not the causality बड़ा complicated. But otherwise, statistical analysis has proven to be very, very effective to a large extent. Thank you very much. Thank you for explaining these points. मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मैंने ये सर ने काफी इम्पोर्टेंट बोला, मैंने इस पे बोला भी था कि जो आपने शायद आशुतोष जी ने किया था डेटा बायस का, वो मशीन लर्निंग पे, स्टैटिस्टिक्स का वो अपना लिमिटेशन है, वो तो डीप लिमिटेशन है, वो तो साइड कर दे थोड़ी देर के लिए. लेकिन जो डेटा में बायसनेस है वो भी प्रैक्टिकली बहुत प्रैक्टिकल इशू है, बहुत, क्योंकि आप जैसा डेटा उसको सप्लाई करोगे वैसा एनालिसिस करके वो तो. तो प्रॉब्लम केवल, सही बोला सर ने, कि केवल हम लोग स्टैटिस्टिक्स को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स बहुत समय पे हेल्पफुल रहा है, बहुत चीजों का सही एनालिसिस करके दिया है.
लेकिन उसके लिमिटेशंस, फंडामेंटल लिमिटेशंस की तो हम बात छोड़ दे, जो कॉजैलिटी और उस पर चली जाती है। लेकिन डेटा आप कैसा चूज करते हो, क्या आप सैंपल लेते हो, कहाँ बायसनेस है, ह्यूमन बायसनेस है, वो भी बहुत ज्यादा रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर डेटा ही अगर आप गलत दोगे, डेटा ही बायसनेस रहेगा, तो वो सारी चीजें गड़बड़ करके देगी। तो ये और ये पंकज वो प्रॉब्लम है, पंकज वो प्रॉब्लम है। मैं कुछ सॉल्यूशन की ओर जाने की कोशिश कर रहा हूं इन माय लिमिटेड माइंड, कि वही तो मैं बोल रहा हूं कि बिफोर कमिंग टू अ रिजल्ट, बिफोर प्रिस्क्राइबिंग अ मेडिसिन, बिफोर नोइंग कि गूगल ने कितने लोगों का सेल किया था, द फर्स्ट जो हिटिंग द नेल ऑन द हेड है, व्हाट इज द डेटा और ऑन व्हाट बेसिस वाज द डेटा चोजन, and if that can be made better, result will be better, but don't accept a result unless and until you have questioned the basis of having chosen the data. That's all I'm saying. या थैंक यू। और ये भी है कि ये जो बायसनेस है, वो ह्यूमन बायसनेस एक नेचुरल कंपोनेंट भी है ह्यूमन डिसीजन का, साइकोलॉजी में बायसनेस। तो कहाँ तक ये सक्सेसफुल हो जाएगा, दैट शुड बी मिनिमाइज्ड, दैट शुड बी मिनिमाइज्ड। नहीं पंकज, आई विल नॉट एग्री विद योर कंप्लीटली। जो ह्यूमन बायस है वो डेटा के सिलेक्शन में, ह्यूमन बायस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में नहीं आता है, वो मिनिमाइज है। ह्यूमन एलिमेंट का जो बेटा आता है वो एनालाइज करके रिजल्ट क्या चुनना है क्या नहीं चुनना है उस पर ज्यादा आता है। ह्यूमन एलिमेंट जहां तक मेरी जानकारी है, चॉइस ऑफ डेटा में वो दैट इज कंप्यूटर जनरेटेड, उसमें शायद ह्यूमन एलिमेंट बहुत कम है। सर ह्यूमन जनरेटेड तो कम है, लेकिन मैं आपको बोला कि जॉन वॉन न्यूमन जिसपे जो मैथमेटिक्स कंप्यूटर जो जनरेट करता है, वो भी एक डिटरमिनिस्टिक एल्गोरिदम से आता है। और वो एल्गोरिदम जिस आदमी ने बनाया, वहां पे भी बायसनेस आ सकता है, ताकि वो एल्गोरिदम कैसे बनाया कंप्यूटर साइंटिस्ट। दैट इज करेक्ट, तो वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। तो थैंक यू सर। Thank you Pankaj ji, it was a wonderful session, Pankaj. It was a very, very wonderful session. Yeah, can I just ask you madam. Madam, please go ahead. In medical science, like a computer generated randomized जो होता है, randomization जो होता है, the purpose is to remove the human bias. For example, हम एक blood pressure का दवाई चेक करना चाह रहे हैं कि ये blood pressure का दवाई कितना ब्लड प्रेशर को घटाएगा, ठीक है। और हम क्या क्या डालेंगे डेटा की, कंप्यूटर जनरेट द डेटा। सो आई विल चूज लाइक any human being, any person should be either male or female between 30 to 50 years, should not have diabetes or any other what we call confounding variables. In other words, what like a summer was confounding variable. Similarly, I can choose everything, exclude everything that can give you blood pressure. So we are going to take only one disease, that is high blood pressure. So and we are going to check, so that now I can check take higher age group, I can check only male, right? So to remove that bias, I am doing by computer. Okay, so tell me how that human bias cannot be prevented by computer if it is generated by computer. तो मैं थैंक यू मैम, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू दैट यू हैव टॉक्ड अबाउट। और मैं पहले भी बोला कि ये जो रैंडम नंबर जनरेटर्स होते हैं ऑलमोस्ट इन फाइनेंस के डोमेन में ऑन द डेली बेसिस यूज होते हैं, ऑन डेली बेसिस यूज होते हैं रैंडम नंबर जनरेटर्स, वीडियो रैंडम नंबर जनरेटर्स। लोग सिमुलेट करते हैं चीज़ों को कि फाइनेंशियल मार्केट कैसा जाएगा, इकोनॉमिक वेरिएबल कैसा जाएगा, उसको सिमुलेट करने के लिए बहुत सारे रैंडम नंबर जनरेटर्स ऑन डेली बेस, उसके बिना काम ही नहीं होगा। लेकिन तब भी उनका जो प्रेडिक्शन होता है और जो रियल लाइफ होता है तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है प्रैक्टिकली स्पीकिंग, एटलीस्ट इन द ह्यूमन अफेयर्स एंड फाइनेंस डोमेन। जो आप बहुत सारे मॉडल्स लगे रहते हैं, वो सिमुलेशन करते रहते हैं दिन भर बैठ के वो रैंडम नंबर जनरेटर से, लेकिन जो रियलिटी है, जो प्रैक्टिकली रिजल्ट होता है, वो उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। क्यों? अब मैं अपने सेशन में भी बोला था कि जो कंप्यूटर नंबर्स, जो जॉन वॉन न्यूमन, वन ऑफ द पायनियर्स बोला जाता है, फादर बोला जाता है उनको एक तरह से, उन्होंने बोला कि कोई भी अगर कंप्यूटर के द्वारा रैंडम नंबर जनरेटर्स है, दैट इज नथिंग बट अ सिंपल अरिथमेटिकल वे ऑफ एक्सप्लेनिंग द थिंग्स। और अगर आप अरिथमेटिक से जनरेट कर रहे हैं तो आप जो अरिथमेटिक के रूल्स को बनाया है वो भी बायसनेस है कि आखिर कौन सा अरिथमेटिक रूल से वो रैंडम नंबर जनरेट कर रहा है, वो इक्वेशन ला रहा है, तो वो भी बायस तो वहीं पे है जब उस ह्यूमन कंप्यूटर साइंटिस्ट ने या फिर मैथमेटिशियन ने सेट ऑफ एल्गोरिथम ला करके कंप्यूटर में फिट कर दिया। आप एक्सेल का ही देख लो, जो एक्सेल में रैंडम नंबर जनरेट करते हैं, उसका भी एक पर्टिकुलर एल्गोरिथमिक अरिथमेटिकल इक्वेशन होता है, ठीक है। तो
मेरे कहने का सेंस है कि चीजें जो मैथमेटिकल और कंप्यूटर जनरेटेड हैं वो रैंडम ट्रूली उतना ज्यादा रैंडम नहीं है, ये डेली बेसिस पे, उसके बिना तो हम लोगों का काम ही नहीं होगा फाइनेंस में। और तब भी मार्केट आप प्रिडिक्ट करो वो रैंडम नंबर जनरेट करके, आप देखिए कि कितना डिफरेंस आ जाता है, बहुत प्रैक्टिकल डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, तो आप प्रिडिक्ट करोगे कुछ, सिमुलेट करोगे कंप्यूटर से कुछ और रियलिटी कुछ आएगा। मेरे कहने का सेंस है कि वो भी इस पे बहुत सारा कमेंट हो चुका है कि बायसनेस तो वहीं से आ गया कि जिस साइंटिस्ट और कंप्यूटर साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन ने उसको ये किया, मैं बोला वही क्यों लोगे आप, दूसरा क्या लोगे आप? कहीं ना कहीं वो जो बायसनेस वाला कॉन्सेप्ट है, आप उसको केवल कंप्यूटर से एलिमिनेट नहीं कर सकते हो। आप तब आपको ये इससे वो भी बहुत डीप चीजें आ जाती है कि आप वहीं पे कैसे बायसनेस को हटाओगे। बहुत सारी चीजें हैं इसमें जो डीप एरियाज हैं फिगर आउट करने। Okay, so that is a good topic because we can take a very good large study jahan ki 10,000 people were included, and we can see what did they exactly use when they said randomized. Because the study which are published in New England Journal, they actually give you a very detailed analysis, mathematical analysis. They tell you everything. So it's very open information about how these data were collected and what were the actually how the randomization was done. So in other words, the human bias you are asking, that human part, that I have to pay attention to now. This is a very good thing, very great example. Yeah. And that's why John von Neumann told that anyone who thinks that mathematically generated or computer generated random numbers are random, he or she is in a state of sin. Okay, this is a famous quote by him made long ago. Okay, so I think we have already run this session into 2 hours. So thank you very much, Pankaj. And such a serious discussion, I can't hold myself but end with a very lighter note. On a lighter note, you ask a 2-year-old child कि किसका बेटा है, पापा का कि मम्मी का? He'll say मम्मी का. You ask the child किसका बेटा है, मम्मी का या पापा का? He'll say पापा का. So this is how the bias of data is happening. और ये जो पैराडॉक्स और चूंकि ओपन एरिया है, इसमें पैराडॉक्स केवल स्टैटिस्टिक्स में नहीं है, पैराडॉक्स बहुत जगह है। पैराडॉक्स मैथमेटिक्स के फाउंडेशन में है, साइंस में भी बहुत सारे पैराडॉक्स हैं। तो पैराडॉक्स ये दैट इज वही चीज कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिक्स में भी आ गया है। इट्स नॉट जस्ट फॉल्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये जिंदगी ही एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। हम लोग क्यों हैं, हम लोग हैं कि नहीं है, बहुत बड़ा फिलोसफी का डोमेन हो जाएगा। But wonderful. I said I was no wiser, but then I really enjoyed. There are certain ethical questions which will remain, but I enjoyed this session. Thank you very much, Ashutosh ji. Thank you. मजा आ गया. Thank you, Pankaj ji. Thank you, everyone, and have a good day. I'll stop recording now. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. आनंद आ गया.